नमस्कार। हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। पहले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 4 यानी कि प्रश्न 4 तक कवर कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 5 को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये जो संख्या है हमें बतानी है, 6 की पावर जो n है ये क्या है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक, तो इसको जब हम हल करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। मैंने ये बात लिख भी दी है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। हमें ये बात पता है कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या है वो शून्य पर समाप्त होगी। ठीक, जो शून्य पर समाप्त हो रही है तो वो 5 से विभाज्य जरूर होगी। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब हमें संख्या जो दी है वो दी है 6 की पावर n। तो 6 की पावर n के हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं ना। तो 2 गुणा 3 की पावर n, तो ये 2 की पावर n, 3 की पावर n। तो इसमें क्या है, यहाँ हमें पता लग गया कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है, 5 कहीं नहीं है। ठीक, 5 कहीं नहीं है, तो ये शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो फिर भी हम इसे लिख देते हैं। यहाँ जो है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या देखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार चलो ये गुणनखंड अद्वितीय है। ये गुणनखंड अद्वितीय है। इसलिए जो है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या
5 नहीं हो सकती, हो सकती। ठीक, अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक, इसमें 5 नहीं आया, इसका गुणनखंड अगर 5 आ जाता तो शून्य पर ये समाप्त हो सकती थी, मगर यहाँ अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय 2 और 3 है। ठीक, अब हम इसका छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल है इसका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमारा प्रश्न है। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक, अब हम इसको हल कर लेते हैं। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या है, हल करने पर पहली संख्या जो हमें दी है, पहली जो संख्या हमें दी है वो क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। तब हमने इसमें देखा 13 हम दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हैं 13, तो ये बचा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, ये गुणा 1 ना भी लिखें, 7 गुणा 11 लिखें, प्लस 1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ क्या पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, 13 गुणनखंड है यहाँ, तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। ठीक, ये जो है दी गई जो संख्या हमारी 13 से भाज्य है, वो कैसे, देखो 11 7 77 और 77 एकम 77 प्लस 1 78, 78 13 से कट जाएगी, यानी कि 13 का भाग चला जाएगा 78 में, तो वो जो है 13 से भाज्य है। ठीक, क्योंकि 13 गुणनखंड है यहाँ, तो लो मैं इसे लिख देता हूँ आगे, यहाँ 13 और ये कितना 11 7 77 प्लस 11 7 77 एकम 77 प्लस 1 78। ठीक, तो अब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारी दी है, इसमें दूसरी संख्या क्या थी हमारी, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5, ये हमारी दूसरी संख्या है। तो इसमें क्या हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो प्लस से इधर क्या है 5 और इधर 5, तो 5 कॉमन दिखाई दे रहा था, यहाँ बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ये बच गया हमारा इधर और प्लस 1। ठीक, इसमें 5 एक गुणनखंड है, तो ये संख्या 5 से भाज्य होगी।
ठीक, ये संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। ठीक, तो देख लो फिर करते हैं, क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या संख्या 5 से भाज्य है। ठीक, वो कैसे है, देखो इसका जब हम गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42, 42 चौका, फिर तिया, फिर जो भी बैठेगा इसका पूरा कुल मिला के वो जो है सारे गुणा जो है, मैं गुणा करके देख लेता हूँ इधर और फिर बताता हूँ आपको। ये 7 छंग 42 और 4 तिया 12 दूनी 24, गुणा करें 2 चौक 8 और 1008, तो आई हमारी 1008 और प्लस 1 प्लस 1 ठीक, प्लस 1 तो 1000 आ गए हमारे, 1000 कितने आ गए, 9, और ये 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 5 से गुणा करेंगे इसका, तो आ जाएगा हमारा जो 5 9 45 का 5 हासिल 4 यहाँ लिख दिया। ठीक, तो ये 10, तो ये संख्या 5 दूनी 10 और तारा 4 लगाया 0, ठीक, उतारा 4 लगा 0, उतारा 5, तो 5 9 45। ठीक है, ये भी संख्या हमारी 1045 जो है 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से विभाज्य है। जैसे हमारा वो 13 था, जो हमारा जो 78 के गुणा 13 से करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, वो संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, ठीक, अगर 78 13 गुणा करेंगे जो संख्या आएगी वो भी हमारी 5 से विभाज्य होगी। तो इसलिए हमने लिख दिया था कि दी गई 13 गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। तो ऐसे इसमें संख्या जो दी गई संख्या 5 से भाज्य होगी, क्योंकि 5 एक गुणनखंड है। ठीक है।